सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं फिर आपके सामने अपीयर हूँ। टॉपिक अपना सीआरपीसी चल रहा था एक्चुअली, तो उसी को कंटिन्यू करूँगा। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको, जो मेरा पहला लेक्चर था, मैंने उसमें आपको बताया था कि एफआईआर से लेकर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड तक का प्रोसीजर। फिर जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आया उसमें मैंने आपको बताया मेडिकल एग्जामिनेशन से लेकर रिमांड तक का प्रोसीजर। अब बात होगी आगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा सेकंड वीडियो अपलोड हुआ था, मैंने डिस्क्रिप्शन एट द टाइम नहीं डाल पाया था मैं डिस्क्रिप्शन, लेकिन अब डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक है, अवेलेबल है। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ ओपन हो जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा आपका फ्रॉम रिमांड टू इन्वेस्टिगेशन एंड अबव। चूँकि हम ये जानते हैं कि जब रिमांड मेरी ऑलरेडी हम रिमांड कोर्ट ने दे दी, चाहे वो जुडिशियल रिमांड हो या पुलिस रिमांड हो। आइए एक बार रिकैप करा देता हूँ मैं आपको उससे। जैसे कि मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम रिमांड की बात कर रहे थे, मेडिकल एग्जामिनेशन से रिमांड तक। तो रिमांड तब हम ले गए थे, रिमांड हमने तब चाहिए थी जब केस हमारा सेक्शन 169 एंड 170 में हम बात कर रहे थे। तो जब केस ऐसा दिख रहा था कि एक्यूज्ड के खिलाफ एविडेंस दिख रहे हैं और एक्यूज्ड को इसमें जो है एज एन एक्यूज्ड के ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है, तो वहाँ पर हम 170 में कस्टडी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले गए थे, कस्टडी में अभियुक्त को। और फिर वहाँ से कस्टडी में ले जाने के बाद ऑपरेशन में आया था सेक्शन 167। मतलब पहले 170 में हमने उस एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड किया, मजिस्ट्रेट की कस्टडी में हम ले गए, जुडिशियल कस्टडी में वो गया। और उसके बाद जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगा कि हाँ प्रॉपर इस व्यक्ति के खिलाफ जो है मैटर बना है, तो उन्होंने 167 में जब हम ले गए कि अब हमें रिमांड चाहिए या एक्यूज्ड को बेल चाहिए, तो वहाँ पे ऑपरेशन में आया था सेक्शन 167। आप जब भी सेक्शन 170 को आप पढ़ेंगे तो आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 167, क्योंकि 170 तभी ऑपरेशन में आता है जब सेक्शन 167 अप्लाई होगा। जब 170 तब ऑपरेशन में नहीं आएगा जब सेक्शन 167 भी अप्लाई नहीं होगा। मतलब दोनों एक साथ अप्लाई होंगे, वरना अप्लाई नहीं होंगे। क्योंकि 170 तभी अप्लाई होता है जब केस बनता है सफिशिएंट कि एक्यूज्ड को अब ज़रूरत है रिमांड में लेने की, और रिमांड हमें मिलती है सेक्शन 167 में, जो कि जेएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एज पर कंडीशन देते हैं। और जब ज़रूरत नहीं समझ में आती कि मजिस्ट्रेट को, एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, तो सेक्शन 169 अप्लाई होता है। तो अब इसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो जैसा कि मान लीजिए कि 167 में हमने एक्यूज्ड को प्रोड्यूस कर दिया, 170 में हमने एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया। अब नंबर 167 का लगा। यहाँ पे दो चीज़ होगी साइमल्टेनियसली एक साथ, बेल एक्यूज्ड मांगेगा और रिमांड पुलिस मांगेगी। अब रिमांड दो प्रकार की है, मैंने आपको पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, जुडिशियल रिमांड एंड पुलिस रिमांड, या कस्टडी भी आप कह सकते हैं, कस्टडी। तो अगर बेल प्रोवाइड हो गई है, 167 में बेल प्रोवाइड कर दी है, तो अभियुक्त अपने बॉन्ड विद और विदाउट सिक्योरिटीज रिलीज हो जाएगा। अगर रिमांड दे दी गई है, अगर जुडिशियल रिमांड दी है तो वो जेल जाएगा डायरेक्ट, और अगर पुलिस रिमांड दी है तो वो पुलिस की कस्टडी को दे दिया जाएगा। अब पुलिस उसको जहां भी चाहे वहां पर ले जाके उसका इन्वेस्टिगेशन करे, एविडेंस कलेक्ट करे। तो ये बात हो गई। अब जब यहाँ पे बात हो गई रिमांड की और बेल की, अब सपोज करिए कि सेक्शन 167 में या तो रिमांड मिल गई या बेल मिल गई, बात खत्म। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है, इन्वेस्टिगेशन रुका नहीं, इन्वेस्टिगेशन अपना कंटिन्यू है। इन्वेस्टिगेशन तब कंप्लीट होता है जब हमारी या तो कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लग जाए या 173 सबसेक्शन 2 की
पुलिस रिपोर्ट लग जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो हमने केवल अभियुक्त को पेश किया था, क्योंकि उसके खिलाफ केस बन रहा था, और उस पर मजिस्ट्रेट ने अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हुए या तो पुलिस रिमांड दे दी, या जुडिशियल रिमांड दे दी, या बेल दे दी। अब इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है। तो अब आगे होगा क्या, आज का वीडियो उसी पे है। अब जैसे कि हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन में होता क्या क्या है। अब इन्वेस्टिगेशन में जो आपका होता है वो इस प्रकार है। सेक्शन 160, सेक्शन 161, ये आपको साथ में पढ़ने हैं। जब बात इन्वेस्टिगेशन की आएगी तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। 161, सेक्शन 162, 163, 164, 164A। तो अभी मैं केवल इन पर बात करता हूं। अब इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस कर रही है, ऑलरेडी यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो इन्वेस्टिगेशन वो कर सकती है, उसके भी पावर है और उसका सेक्शन है। जैसे कि आपका 165, अगर पुलिस अपनी क्षेत्राधिकार, मतलब पुलिस थाने का अपना जुरिस्डिक्शन होता है, जैसे झूसी एक प्लेस है इलाहाबाद में, उसका झूसी थाना उसके लिए है, मुट्ठीगंज है, मुट्ठीगंज थाना उसके लिए है, दारागंज का थाना अपना अलग है। तो अगर वो अपने जुरिस्डिक्शन में, मतलब अगर झूसी की पुलिस झूसी में ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है, या आप कोई भी नाम ले सकते हो, अगर वो अपने ही एरिया में इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो 165 अप्लाई होगा। अगर वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर इन्वेस्टिगेट कर रही है तो 166 अप्लाई होगा। तो ये एक छोटी छोटी बात हो गई जुरिस्डिक्शन की, इन्वेस्टिगेशन की जुरिस्डिक्शन की। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में होगा क्या। 160 में बताया गया है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस किन्हीं भी व्यक्तियों को इन्वेस्टिगेशन में कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए, पूछताछ के लिए पुलिस थाने में बुला सकती है। लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शन है, किनको किनको नहीं बुला पाएगी। तो कोई भी मेल है जो 65 ईयर्स से एबव है, जो 65 ईयर से एबव का है, फीमेल को नहीं बुला सकते पुलिस स्टेशन में। कोई चाइल्ड है वो 15 ईयर्स से कम का है। तो इन व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी बातों को पूछने के लिए, ऑफेंस से जुड़ी बातों को पूछने के लिए पुलिस थाने में नहीं बुलाया जाएगा। ये सेक्शन 160 में बिल्कुल क्लियर कट बताया गया है, तो इसको आप समझ लिए। अब बात करते हैं सेक्शन 161 की। सेक्शन 161 मेरा तब अप्लाई होगा जब इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है और पुलिस सेक्शन 161 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। स्टेटमेंट किसका? विटनेसेस का। इसमें विटनेसेस का स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करती चलती है, स्पॉट पर जाती है जहां पर अपराध हुआ है, वहां पे जो भी लोग मिले उनसे पूछताछ करी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, ऐसा नहीं है कि जिससे भी पूछा उसका स्टेटमेंट दर्ज ही कर लिया, नहीं, रिलेवेंट स्टेटमेंट लेना होता है। हर व्यक्ति का स्टेटमेंट जिसका ओरल लिया भी गया है, अगर नहीं लग रहा कि रिलेवेंट है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा। लेकिन अगर रिलेवेंट स्टेटमेंट है तो उसको रिकॉर्ड करा जाएगा, और चाहे वो एक नहीं 100 व्यक्ति हो, अगर स्टेटमेंट लग रहा है कि रिलेवेंट है, रिलेटेड टू ऑफेंस की जानकारी मिल रही है, तो उसको सेक्शन 161 में रिकॉर्ड किया जाएगा पुलिस के द्वारा। अब सेक्शन 161 को हमेशा 162 के साथ पढ़िए। 162 में ये कहा गया है कि जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान 161 में, उस पर कभी भी उन व्यक्तियों का सिग्नेचर नहीं कराया जाएगा जिनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि ये एक मात्र स्टेटमेंट है, एक मात्र बयान है, ये साक्ष्य नहीं है, ये एविडेंस नहीं है। इसलिए इस पर किसी भी प्रकार का साइन नहीं कराया जाएगा उन लोगों का जिनका स्टेटमेंट लिया गया है। 163 में ये बताया गया है कि जब भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन करा जा रहा है और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा जा रहा है विटनेस का, तो उस केस में किसी प्रकार का भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस विटनेस को नहीं दिया जाएगा पुलिस के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा। तो 163 में ये है। 164 की बात मैं अपने वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था। इसमें 164 में आपका रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट है, इसके बारे में आप प्रीवियस वीडियो में जाकर ऑलरेडी देख सकते हैं। 164 में मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप होता है। जिसका रेप हुआ है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन 164A में करवाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि कंसेंट के साथ होता है। जिसका रेप हुआ है उसकी कंसेंट ज़रूरी होती है, अगर उसने कंसेंट नहीं दी है तो मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। ये आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है।
तो ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर चलता रहता है। अब ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी बयान दर्ज हो रहे हैं, जितनी चीज़ें भी रिकॉर्ड हो रही हैं 163, 160, 161 में जो भी रिकॉर्ड हो रहा है, इन सबको हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ? आप इसको छोड़ दीजिए, ये कोर्ट का काम है। 164 में केवल कोर्ट रिकॉर्ड करती है। बाकी 160, 161 में जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं वो करती है पुलिस। और इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड, मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू कब हुआ, किन किन प्लेसेस पर गए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, किन किन लोगों का बयान लिया, इन सब चीज़ों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। और उसके लिए एक प्रॉपर डायरी मेंटेन की जाती है सेक्शन 172 में, जिसे कहते हैं हम केस डायरी। केस डायरी सीडी में सारा रिकॉर्ड होता है कि किन किन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया 160 में, 161 में किन का रिकॉर्ड किया, किन किन प्लेसेस पर गए, इन्वेस्टिगेशन शुरू कब किया था, इन्वेस्टिगेशन एंड कब हो रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब सपोज़ करिए इन्वेस्टिगेशन हमारा कंटिन्यू अभी चल ही रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन हमारा कंटिन्यू चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें लगा कि अभियुक्त कस्टडी में है, हमने अरेस्ट कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। उस दौरान हमें लगा कि कोई भी पर्याप्त साक्ष्य इस व्यक्ति के खिलाफ, इस अभियुक्त के खिलाफ नहीं मिले हैं। तो हम वहाँ पे 169 का फॉलो करेंगे, कंप्लायंस करेंगे और एक्यूज्ड को हम वहाँ पे रिलीज़ कर सकते हैं। हम मतलब पुलिस रिलीज़ किस पे कर सकते हैं? उसके पर्सनल बॉन्ड पे और विदाउट श्योरिटीज़ के साथ, मतलब पर्सनल बॉन्ड विद श्योरिटीज़ और विदाउट श्योरिटीज़ हम उसको रिलीज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि 169 को हम जानते हैं क्लोज़र रिपोर्ट के नाम से, और क्लोज़र रिपोर्ट हमारी तब फाइल होती है जब हमें कोई भी साक्ष्य अभियुक्त खिलाफ ऐसे नहीं लग रहे हैं जिसके बेसिस पर उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका 169 मैंने आपको बता दिया कि 169 का क्या यूज़ है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है, लेकिन जब पुलिस को लगा कि कोई भी प्रॉपर एविडेंस एक्यूज के खिलाफ नहीं मिल रहे हैं तो वो उसको बॉन्ड पर विद और विदाउट सिक्योरिटीज रिलीज़ कर देगी। और ये जो रिपोर्ट है क्लोजर रिपोर्ट, इसको कहाँ पे पेश कर देगी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, कि सर हमारे खिलाफ, हमें इनके खिलाफ कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला है और हमने अपनी तरफ से केस को कर दिया है क्लोज 169 का यूज़ करते हुए। अब यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, समझने वाली बात यह है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ना ही किसी क्लोजर रिपोर्ट से बाउंड है और ना ही किसी चार्जशीट से बाउंड है। सपोज करिए इन्होंने 169 का कंप्लायंस किया पुलिस ने और क्लोजर रिपोर्ट जेएम की कोर्ट में पेश कर दी। अब जेएम यहाँ पे कर क्या सकता है? क्या उसके पास ऑप्शन है कि वो मान के क्लोज कर दे केस को? ऐसा कुछ नहीं है। वो यहाँ पे चाहे, चूँकि कॉग्निजेबल ऑफेंस का मैटर है, तो 156(3) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश, मतलब इन्वेस्टिगेशन और जारी आगे रखा जाए, पहला ऑप्शन दे सकता है। दूसरा, इसी क्लोजर रिपोर्ट पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 191(b) में कॉग्निजेंस ले सकते हैं। कॉग्निजेंस लेके क्या कर सकते हैं? सेक्शन 204 में अगर सम्मन केस में है तो सम्मन, और अगर वारंट केस में है तो वारंट या सम्मन, इन दोनों में से कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो या तो मजिस्ट्रेट क्या कर दे, क्लोजर रिपोर्ट के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दे, या 191(b) में पुलिस रिपोर्ट पर, क्लोजर रिपोर्ट पर क्या करे, कॉग्निजेंस ले ले और 204 में जाके सीआरपीसी में अगर सम्मन केस है तो सम्मन करेगा, और अगर वारंट केस है तो पहले वो वारंट भी कर सकता है, सम्मन करना कोई ज़रूरी नहीं, तो वारंट कर दे। ठीक है, तीसरा उसके पास क्या है कि वो इस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके एक नोटिस इशू कर दे। नोटिस इशू करेगा किसको? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नोटिस इशू करेगा। अगर उसने क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट करी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने, तो नोटिस करेगा कंप्लेनेंट को, जिसकी कंप्लेंट पर एफआईआर लॉन्च हुई थी, कि आप भी अपनी बात कोर्ट में आके कह लीजिए। उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस में कुछ बन रहा है अभियुक्त खिलाफ, तो वो वहाँ पे 204 का इस्तेमाल कर सम्मन इशू कर देगा सम्मन केस में, या वारंट इशू कर देगा वारंट केस में। तो ये हो गया। और अगर लगता है कि नहीं, कुछ नहीं बन रहा है, तो यहीं पे केस को क्लोज कर देगा और मैटर यहाँ पे हो जाएगा एंड। अब उसके बाद ये आपका डिस्क्रिशन है अभियुक्त का कि वो रिवीजन में जाए, वो अपील में जाए, जैसा उसको उचित लगे। तो यहाँ पे ये मैटर है, जब क्लोजर रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है प्रोसीजर। उसके बाद अब सपोज करिए कि क्लोजर रिपोर्ट
नहीं लगी और क्लोजर रिपोर्ट की जगह लगी है आपकी चार्जशीट, मतलब सेक्शन 173(2) की रिपोर्ट आपकी लग गई है, इसे कहते हैं चार्जशीट। अब चार्जशीट लग गई तो चार्जशीट से भी मैजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है। चार्जशीट लगने के बाद भी वो चाहे तो सेक्शन 156(3) का यूज़ करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर सकता है। उसके बाद वो चाहे तो 191(b) में उसको कॉग्निजेंस ले सकता है और कॉग्निजेंस लेकर आपका सेक्शन 204 में सम्मन केस में सम्मन एंड वारंट केस में वारंट ऑब्लिक सम्मन इशू कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद क्या कर सकता है, तीसरा ऑप्शन क्या है, उसको लग रहा है कि केस नहीं बन रहा है तो वो नोटिस इशू कर सकता है। किसको, कंप्लेनेंट को, अगेन कि मैं केस को क्लोज करने की सोच रहा हूं। अगर आपको कुछ भी बोलना है, कोर्ट को समझाना है, तो आप फ्री हैं, आप आइए और एक निश्चित तारीख पर कोर्ट के सामने अपीयर होके कोर्ट को अपनी बात बताइए। तो यहाँ पे आपकी बात आ जाती है सेक्शन 173(2) की। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशन भी ख़त्म हुई, पुलिस ने या तो क्लोजर रिपोर्ट लगाई या चार्जशीट लगाई। तो अब इसके बाद का वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा और इसकी PDF भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो लंबा हो रहा है, तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। कोई भी अगर आपको शंका हो किसी भी कॉन्सेप्ट में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और बहुत जल्दी मिलेंगे। और आप लोग अपनी डिमांड भी बताइए कि किस टॉपिक पर वीडियो आपको अच्छा लगेगा या ज़रूरत है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो आपके सामने मैं हाजिर करूँ। टिल देन थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलेंगे दोबारा।